हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसमें हमने 2 वीडियो इसकी अपलोड कर दी हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेस 2025 एमए फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। 2 प्रश्न कराएंगे। 2 में से आपको मैं वादा करता हूं एक पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको सेम टू सेम नहीं मिला तो आपको मिलता जुलता देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए। बुक का नाम है आपकी राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं। क्या? राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, जिसका पेपर कोड हो जाएगा G170। G170 आपका पेपर कोड हो जाएगा। देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न। देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इनकी जो हम करा रहे हैं, आप संपूर्ण वीडियो देख लो। 10 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हम आपको टोटल 15 क्वेश्चन कराएंगे। 15 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन हमारे वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे। यह पढ़ लिया तो पेपर पास, यानी इसका मतलब यह है कि यदि आप पूरी श्रृंखला देख लोगे तो अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे और मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको सेम टू सेम मिले, लेकिन जो हम करा रहे हैं उससे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। बुक का आपका 6 क्वेश्चन हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो देखते हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र की आधारशिला है। इसमें सभी विषयों का पूर्ण विवेचन किया गया है। पूर्व आचार्यों के मतों पर विचार कर अपने मत स्थिर किए गए हैं। यह ग्रंथ धर्मशास्त्र की विचारधारा से प्रभावित नहीं हुआ है। धर्मशास्त्र के ग्रंथों में राजधर्म केवल एक खंड होता है। अर्थशास्त्र में राजा का वेद, तत्व ज्ञान इत्यादि विषयों का अध्ययन करने को कहा गया है। ठीक, किंतु ग्रंथ का एकमेव विषय राजशास्त्र, क्या राजशास्त्र हो, उसमें आचार एवं प्रायश्चित का विचार भी नहीं किया गया है। प्रथम विभाग में निरपतंत्र से प्रथम विभाग में निरपतंत्र से संबद्ध विषयों का विचार है। दूसरे विभाग में अनेक अधिकारियों के कर्तव्य, क्षेत्र और अधिकारों का। अगले 2 विभागों में दीवानी तथा फौजदारी कानून, दाय विभाग तथा रस्म रिवाजों का विवेचन है। 5वें विभाग में राजा के अनुचरों के कर्तव्यों का विवरण यानी वर्णन तथा छठे में राज्य की सप्त प्रकृतियों के स्वरूप और कर्तव्यों का विधान है। शेष 9 विभागों में परराष्ट्र नीति, विभिन्न राजाओं से संबंध, उनको पराभूत करने के उपाय, संधि विग्रह के उपयुक्त अवसर, युद्ध चलाने के तरीके, शत्रुओं में फूट डालने के उपाय आदि का वर्णन है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य शासन कार्य में राजा को मार्ग निर्देशन करना था। शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का दार्शनिक विवेचन उसमें नहीं मिलता है। शासन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाना ही इसका उद्देश्य था। और युद्ध एवं शांति काल में शासन तंत्र का क्या स्वरूप और कार्य होना चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में है। वह वाद के ग्रंथों में शुक्र नीति के अतिरिक्त नहीं मिलता है। साल्टोरे ने लिखा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। डॉक्टर बोनी प्रसाद के शब्दों में, एक प्रशासकीय संगठन की योजना के रूप में अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ ग्रंथ भारतीय साहित्य में नहीं है। वह अपने नियमों के विस्तार में पूर्ण है, वर्णन में व्यापक, और यह हिंदू प्रशासकीय सिद्धांत का एक वक्तव्य है और यह कोई भी वांछनीय चीज नहीं छोड़ता। आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रचना काल के बारे में मतभेद है।
श्याम शास्त्री, गणपति शास्त्री, स्मिथ, फिलिट और जायसवाल के मत से यह चंद्रगुप्त के प्रख्यात मंत्री कौटिल्य की कृति है। विटरल, जाली, कीथ और देवदत्त भंडारकर का मत है कि प्रस्तुत ग्रंथ बहुत बाद में ईसवी सन की शुरुआत की कुछ शताब्दियों में लिखा गया है। दोनों में से किसी की पुष्टि में प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं और बाद में ग्रंथ में थोड़ी बहुत जोड़ जाड़ होने के कारण इसके रचना काल की समस्या और भी उलझ गई है। प्रोफेसर अल्तेकर ने लिखा है कि अर्थशास्त्र के भाग 11 के अध्याय 1 में मद्र, कंबोज, लिच्छवी एवं मल्ल गणतंत्रों का उल्लेख आया है। मौर्य काल के प्रारंभ में ये सब गणतंत्र अस्तित्व में थे, इसलिए अर्थशास्त्र को मौर्य युग का ग्रंथ मानना उचित होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है अर्थशास्त्र से। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो में एक क्वेश्चन और आपको कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका बुक का है। तो चलिए इसको देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसमें है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो उत्तर इसका देखते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत अथवा राज्य के अंग। कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्व या अंग बताए हैं, अतः उनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। राज्य की जितनी विशद और क्रमबद्ध परिभाषा कौटिल्य ने प्रस्तुत की है, उतनी किसी अन्य विचारक ने नहीं की। कौटिल्य ही ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य के 7 अंगों का पृथक पृथक विस्तृत, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया है। वस्तुतः उनका यह सप्तांग विवेचन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधुनिक राज दर्शन के लिए महत्वपूर्ण देन है। कौटिल्य ने राज्य के इन 7 तत्वों अथवा अंगों को राज्य की 7 प्रकृतियों कहा है। उन्होंने इस प्रकृति को राज्य का अवयव माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की ये 7 प्रकृतियां या अंग राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उनके अनुसार राज्य के ये 7 अंग निम्न प्रकार हैं। तो इनको देखते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। 7 जो अंग हैं, तत्व हैं, इनके एक एक पॉइंट करके इसको हम देखते हैं। पॉइंट 1, स्वामी अथवा राजा। स्वामी अथवा राजा में क्या है? कौटिल्य के अनुसार स्वामी अथवा राजा राज्य का सर्वप्रथम एवं अत्यावश्यक तत्व है। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है तथा वह राजा राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका मूर्त रूप है। कौटिल्य के अनुसार राजा का व्यक्तिगत आचरण उत्तम होना चाहिए तथा उसे संयमी, नैतिक व चरित्रवान भी होना चाहिए। उनके अनुसार राजा सद्गुण संपन्न एवं आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। राजा को धर्मभीरु, दूरदर्शी, ज्ञानवान और शारीरिक बल से संपन्न होना चाहिए। कौटिल्य का यह भी मत है कि राजा योग्य तथा विद्वान होना चाहिए और उसे गुणवान लोगों की पहचान भी होनी चाहिए कि कौन लोग गुणवान हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा ज्ञानवान, तर्कशील, धैर्यवान तथा मृदुभाषी हो। उसे सेना का संचालन व युद्ध कौशल संबंधी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राजा को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और उसमें विनय के साथ साथ समयानुकूल व्यवहार करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे मित्र और शत्रु की परख होनी चाहिए तथा उसे चापलूसों से दूर रहना चाहिए। उसमें प्रजा के पालन पोषण और रक्षण की क्षमता होनी चाहिए। उसमें राज्य के हित, आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के उचित तथा न्यायपूर्ण कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजा अनेक गुणों से संपन्न होना चाहिए क्योंकि वह शासन तंत्र की धुरी है। बीपी सिन्हा के शब्दों में यह स्पष्ट है कि कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन तंत्र की धुरी है जो शासन के संचालन को गति प्रदान करने का कार्य करती है। तो जैसे आपका ये प्रोफेसर है बीपी सिन्हा, इनके शब्दों में, तो आपको बीच बीच में यह
टैगलाइन डाल देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन में जो आपके नंबर हैं प्रश्न में बहुत ही इंक्रीज होने की संभावना हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट, अमात्य अथवा मंत्रीगण। अमात्य अथवा मंत्रीगण। कौटिल्य के अनुसार राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व अमात्य है। अमात्य राजा को आवश्यक परामर्श देते हैं और शासन का संचालन करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को केवल निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करना चाहिए। राज्य का शासन संबंधी वास्तविक संचालन अमात्यों के द्वारा ही होता है। अतः वे सभी प्रकार से योग्य तथा कार्यकुशल व्यक्ति होने चाहिए। राजा को अपने अयोग्य अनुचरों तथा संबंधियों को अमात्य नियुक्त नहीं करना चाहिए तथा अमात्यों की नियुक्ति सिफारिश के आधार पर भी नहीं की जानी चाहिए। अमात्यों को वास्तविक ज्ञान होने के साथ साथ अपने अपने विभागों का विशेष एवं तकनीकी ज्ञान भी होना आवश्यक है, तभी वे राजा को उचित परामर्श दे सकते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, जनपद। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका जनपद। कौटिल्य ने जनपद में राज्य के आधुनिक दो तत्वों यानी कि भूमि अथवा प्रदेश तथा जनता को सम्मिलित किया है। भूमि के संबंध में कौटिल्य का मत है कि भूमि इतनी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए कि थोड़े से परिश्रम से अधिक उत्पादन हो सके। भूमि कीचड़ रहित हो तथा पथरीली भी न हो और उसमें फसल उत्पाद के सभी गुण प्रचुर मात्रा में हों। भूमि पर पाई जाने वाली पर्वतमाला, नदियाँ तथा वन ऐसे होने चाहिए जो देश की समृद्धि में सहायक हों तथा संकट के समय देश की सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए प्रयोग में लाए जा सकें। प्रदेश की जलवायु भी अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए। भूमि खनिज संपदा से संपन्न होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार भूमि राज्य के अस्तित्व का भौतिक आधार है। कौटिल्य के अनुसार राज्य में जनता का बहुत महत्व होता है। उसके अनुसार जनता को आलस्य रहित होना चाहिए तथा उसे परिश्रमी, विनयशील, सरल हृदय वाली, निष्ठावान तथा स्वाभिमानी होना चाहिए। उसके अनुसार किसानों एवं शूद्रों को उद्यमशील होना चाहिए तथा संपूर्ण जनता को बुद्धिमान तथा नैतिक आचरण से युक्त होना चाहिए। जनता को राज्य के करों का भुगतान स्वेच्छा से करना चाहिए तथा उसके शासन की आज्ञा का पालन करने की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कौटिल्य का यह भी मत है कि जनता इतनी और ऐसी होनी चाहिए कि वह प्रकृति संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से कर सके, परंतु जनता को प्राकृतिक संसाधनों में करके उन्हें अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। डॉक्टर M.B. कृष्णा राव के अनुसार जंगलों और पहाड़ों के प्रति कौटिल्य के दृष्टिकोण से पता चलता है कि वे इस जगत की चेतन व अचेतन की सहज अवस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप किए जाने का समर्थन नहीं करते हैं। पुनश्च वे समरसताओं के पुनः स्थापन में लगे हों और गुण व परिमाण दोनों में प्रकृति माता से पोषित अन्य सब जीवों की अपेक्षा मनुष्य की श्रेष्ठता के सिद्धांत के निर्देशन में लगे हों। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका दुर्ग, यानी चौथा सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का एक आवश्यक तत्व या अंग है। उनका विचार है कि दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक होता है तथा दुर्ग के द्वारा ही जनता की सुरक्षा संभव है। दुर्ग की उपयोगिता सुरक्षा के साथ साथ आक्रमण के लिए भी होती है। इस संबंध में कौटिल्य का मत है कि राज्य की सीमाओं पर चारों ओर दुर्ग बने होने चाहिए, जिन्हें युद्ध आदि के समय देश की रक्षा के लिए उपयोग में लाया जा सके तथा जिनका आक्रमण के समय में भी उपयोग किया जा सके। दुर्ग सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होने चाहिए तथा इनमें सेना के लिए पानी, भोजन तथा युद्ध सामग्री का उचित प्रबंध होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बताने वाले हैं।
पहला, औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग कैसा होता है? ऐसे दुर्ग चारों ओर पानी से घिरे होते हैं तथा यह टापुओं के समान होते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन आया तो इस पॉइंट को आप 100% लिख के आए, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। दूसरा पॉइंट है धानवन युग। क्या? धानवन युग दुर्ग। ऐसे दुर्ग निर्जन मरुस्थलों में बनाए जाते हैं। धानवन दुर्ग, ऐसे दुर्ग निर्जन यानी निर्जन मरुस्थलों में बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट वन दुर्ग, ये वनों के मध्य भाग में बनाए जाते हैं। जो वन दुर्ग होते हैं ये वनों के मध्य भाग में बनाए जाते हैं। चौथा पॉइंट पर्वतीय दुर्ग, ऐसे दुर्गों का निर्माण पर्वत श्रेणियों के बीच में गुफाओं के रूप में किया जाता है। तो पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार कोश भी राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य को अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कोश की आवश्यकता होती है। कौटिल्य का मत है कि राज्य का अपना एक सुस्थिर एवं अच्छा कोश होना चाहिए जो धन तथा बहुमूल्य धातुओं व मुद्राओं से भरा हुआ हो। तो ये पांचवा पॉइंट होगा। आगे देखते हैं। राज्य की आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। राजा को कोष के लिए प्रजा से अन्न का 6वां भाग, व्यापार लाभ का 10वां भाग तथा पशु लाभ का 50वां भाग एवं सोना कर के रूप में लेना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि राजकोष की वृद्धि के लिए राजा को अनुचित साधनों अथवा उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका यह भी मत है कि राजकोष की परिपूर्ति केवल धर्मपूर्वक अर्जित धन से ही करनी चाहिए। कौटिल्य के शब्दों में कोष धर्मपूर्वक एकत्र किया गया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उसे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वहन हो सके। विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। तो ये आपका 5 पॉइंट हो गए। छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठे पॉइंट में दंड का प्रावधान। दंड क्या है? दंड व्यवस्था को कौटिल्य ने राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। उसके अनुसार दंड केवल सजा ही नहीं वरन इससे भी अधिक है। दंड से तात्पर्य उस संपूर्ण व्यवस्था से है जो सामाजिक जीवन का मूल आधार होती है तथा जिसे अस्त व्यस्त करने वालों को दंड की व्यवस्था करके रोका जाता है। डॉक्टर M.B. कृष्णा राव के अनुसार कौटिल्य की यह मान्यता है कि दंड नीति ही सब पुरुषार्थ का उद्गम है। दंड धारण करने वाला राजा। धर्म अर्थ क्या? धर्म अर्थ काम व मोक्ष के जगत को जीवंत बनाए रखता है। दंड से कौटिल्य का तात्पर्य सेना से भी था। उनके अनुसार राज्य के लिए सेना परम आवश्यक है क्योंकि उसी से आंतरिक और बाह्य दोषों का दमन किया जाता है। उनका विचार है कि जिस राजा के अधीन अनुशासित, संगठित तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित विशाल सेना होती है उसके मित्र तो मित्र ही बने रहते हैं, साथ ही शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य का मत है कि अनुशासनबद्ध, स्वामी भक्त तथा वीरता के गुणों से परिपूर्ण स्थायी सेना राज्य के अधीन होनी चाहिए जो कठिन से कठिन समय में भी निष्ठापूर्वक राज्य की सुरक्षा कर सके। आगे देखते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से भली भांति प्रशिक्षित वीर स्वाभिमानी तथा राष्ट्रप्रेमी होने चाहिए। वे सेना के लिए क्षत्रिय वर्ग को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। उनका यह भी विचार है कि समय और आवश्यकता अनुसार वैश्यों और शूद्रों को भी सेना में लिया जा सकता है यदि उनमें वीर पुरुष उपलब्ध हों। कौटिल्य का यह भी मत है कि सैनिकों को नियमित रूप से वेतन व अन्य सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए जिससे वे संतुष्ट रहें और अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक कर सकें। तो ये आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट 7, कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक तत्व अथवा
अंग है, उसके अनुसार मित्र अथवा मित्र राज्यों का होना भी राज्य के अस्तित्व एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस संबंध में कौटिल्य का मत है कि मित्र वंश परंपरा से चले आने वाले राज्य के हितैषी होने चाहिए तथा वे राजा और राज्य को अपना समझते हों। वे ऐसे होने चाहिए जो शांति व युद्ध दोनों समय में ही राज्य व राजा के हित साधन में सहायक हो सके। ये मित्र स्थायी होने चाहिए। कौटिल्य ने इन 7 अंगों में राजा के विशेष महत्व दिया है तथा उसे समस्त शासन व्यवस्था की आधारशिला माना है। UN घोषाल के अनुसार कौटिल्य ने राजा को विशेष महत्व दिया है और वह राजा को पूरे शासन की आधारशिला मानता है। कौटिल्य इन 7 अंगों में स्वामी अथवा राजा को सर्वोच्च और अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। वस्तुतः कौटिल्य का महत्व इस बात में है कि उन्होंने अपने सप्तांग सिद्धांत के द्वारा राज्यशास्त्र और राज्य नामक संस्था को अधिक लौकिक बनाया है तथा उन्हें धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया है। तो ये आपके 7 सिद्धांत हो गए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।